हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद कुमार, योर बायोलॉजी मेंटर। अभी इस समय हम ये लेकर आए हैं, जैसे कि बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड का पेपर। और ये बताने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से लिखें और कितना लिखें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनेशन में मिला है। आमतौर पे देखा गया बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्ट होता है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे, कॉपी भरेंगे तो नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि हम खुद भी एग्जामिनर हैं। हमने देखा है कई बार कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की कॉपी भी हमने देखा है जहाँ पे बी सी डी सब लेके भरे रहते हैं और 15 नंबर भी नहीं पाते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पूरा ए कॉपी भी नहीं भरा होता है, फिर भी 60, 65, 68, कभी कभी तो 70 भी पा जाते हैं। तो कंटेंट जरूरी होता है, कॉपी भरना जरूरी होता है, कंटेंट जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहे हैं कि हमेशा आंसर को जो है पॉइंट में दिया जाता है, ऐसे पैराग्राफ बना के नहीं लिखा जाता। पैराग्राफ बना के लिखने पे नंबर उस तरह से अच्छे नहीं मिलते हैं। पॉइंट वाइज नंबर लिखना, आंसर देना चाहिए। और एक चीज और बता दें कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि उसको 5 से 5 डायरेक्ट मिल जाता है। उसमें बोर्ड का एक इंस्ट्रक्शन होता है कि कौन सा कंटेंट बच्चा लिखा होता है, उस पर आधा नंबर दीजिएगा। ये वाला कंटेंट लिखा होगा तो 1 नंबर दीजिएगा, ये वाला लिखा होगा तो आधा नंबर दीजिएगा। ऐसे जोड़ करके तो फिर 5 होता है। 5 से 5 डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता है। तो आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि जैसे एक पेपर लेकर आए, सैंपल पेपर, जो कि ये 2024-25 का है। और उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी फायदा मिलेगा जो बोर्ड में बच्चे बैठने वाले, एग्जाम देने वाले हैं। इसको हम जा रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक करके, एक एक क्वेश्चन को, जो भी पूरा पेपर होता है इसको हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पता है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो पता ही है कि सेक्शन ए बी सी डी ऐसे होता है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट स्टार्ट करें सेक्शन ए से। सेक्शन ए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे कि पहले यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं चारों। यहाँ लिखा नो स्पर्म अकर इन द सेमिनल फ्लूइड, वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट। अच्छा, ये किसके रिगार्डिंग है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी एक प्रोसेस है जिसे बताया गया था कि ये परमानेंट सोल्यूशन होता है, जहाँ पे हम कंट्रासेप्टिव डिवाइस के इस्तेमाल के लिए बात कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि वेसेक्टोमी जो कि मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म डट को कट एंड टाइट कर देते हैं। तो उसके रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कंडीशन हो, नो स्पर्म अकर इन द सेमिनल फ्लूइड, वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट। तो ये सही है, ये सही है। फिर यहाँ लिखा गया है नो स्पर्म अकर इन द एपिडिडाइमस, ये भी सही है। आंसर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। तो पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि इसको इससे मैच करना है, तो कंट्रासेप्टिव पिल यहाँ पे देखा जाए क्या कंट्रासेप्टिव पिल का काम क्या होता है, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो पहले का दो, सेकंड नंबर का। अब यहाँ पर भी पहले का दूसरा लिखा हुआ और यहाँ पर भी पहले का दूसरा लिखा हुआ, ये दोनों तो कट हो गया। नेक्स्ट है बी कंडोम। कंडोम का काम क्या होता है, प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये इसका मतलब बी का सेकेंड। तो यहाँ पर बी का फर्स्ट, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ, इसमें भी बी का फर्स्ट दिया हुआ, ये दोनों मिलता जुलता है। अब सी है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वेसेक्टोमी में हो जाता है ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। तो हो जाएगा सी का चौथा। तो सी का चौथा यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर सी का थर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें डी होगा। इसी तरह से आते हैं थर्ड वाले में, इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द पिच ऑफ द हेलिक्स इज। तो यहाँ पर पढ़ाया गया होता है कि इस तरह के डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। इसमें जो पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होता है, तो ये बताया गया होगा ये होता है 3.4 नैनोमीटर। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइट कलर्ड वेराइटी ऑफ द पेपर्ड मोथ।
तो ये क्वेश्चन जो है वहां से लिया गया है इवोल्यूशन से, जहां पर नेचुरल सिलेक्शन की बात बताई गई थी कि जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंडीशन दिया गया था कि वहां पर बताया गया था। तो ये जो कंडीशन है ये बताता है नेचुरल सिलेक्शन को। इसका सही ऑप्शन होगा 4 का ए। अब आते हैं 5th पे। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें लिखा कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन। तो कोलेस्ट्रम के बारे में बताया जाता है, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है और इसमें होता है एंटीबायोटिक IgA। तो ये IgA के जगह पे इसको ऐसे इस तरह से बुक में लिखा है IgA, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है उसका फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन A। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 5 का A होगा। 6 पर आते हैं, द मेन रीजन वाई एंटीबायोटिक्स कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज। इसके बारे में ये पढ़ाया गया होगा, ये पूछा गया है, बताया जा रहा है कि अगर बार बार सेम टाइप का हम एंटीबायोटिक देते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, तो उस समय क्या होता है, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं म्यूटेंट होकर के नया वेराइटी नया स्ट्रेन बना लेते हैं, जो कि वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है। तो डी में देखें, 6 में डी ये सही ऑप्शन होगा, द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूटेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब आते हैं 7th वाले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो गलत है? तो ईस्ट से इथेनॉल बनता है, ये सही है, क्योंकि ये पढ़ाया गया है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, जहां पर बताया गया कि ईस्ट से जो दो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सही मैच है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक ये भी सही है। ये भी मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो गोबर गैस से पाया जाता है। तो इसमें गलत आंसर क्या है? ये, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इससे विनेगर नहीं बनता, इसका इस्तेमाल करते हैं हम वाटर के सैनिटरी को पता करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर ये डायग्राम दिया गया, PBR 322 का डायग्राम है ये, PBR 322 का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि which one of the given option correctly identify its certain components। तो कौन करेक्टली बता रहा है? तो जो ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी रोप रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंद थर्ड इको RI सेलेक्टोल मार्कर और एम्पीसेंटर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। यहाँ पे हिंद थर्ड और ये इको R1, यहाँ पे एम्पीसेंटर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और बी रोप में क्या हो रहा है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस डायग्राम के बेसिस पे ये पता करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? ये पूछा क्या गया है, विच ऑफ द गिवन इज करेक्टली आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन ये डी है। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन होता है और यहाँ पे एम्पिसिलिन होता है, ये लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर होता है जो बताता है कि जो हमारा प्लास्मिड है ये ट्रांसफार्मेंट है या नॉन ट्रांसफार्मेंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसी तरह से 9 में देखें, 9 तो पूछा गया है कि बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ 4 कंट्री आर गिवन बिलो, विच वन विल हैव द लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट का फार्मूला होगा ग्रोथ रेट इक्वल टू यहाँ पे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो सबको देखते जाएंगे। तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 में से अगर हम 5 माइनस कर दें पहले नंबर पे, और ये P है, P में देखेंगे, Q में देखेंगे, R में देखेंगे, S में देखेंगे। फिर Q में क्या है, 15 माइनस 13 माइनस 3। फिर R में है 50 माइनस 18, 50 माइनस 18, और इसमें 48 माइनस 41। तो देखें सबसे कम किस में आ रहा है, तो इसको देखेंगे तो 20 में से 5 घटाएंगे 15 होगा यहाँ पे,
15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12। यहां देखेंगे ये 50 है, 50 में से 8 घटा देंगे तो 8 तो 10, तो 42 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 48 में से 41 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7। तो यहाँ पूछा गया है कि लिस्ट, इसका मतलब क्या है, सबसे कम किसे पाया जाएगा, तो ये है एस। तो सही ऑप्शन क्या है इसका होगा, डी होगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे। नेक्स्ट है कस्कुटा इज एग्जांपल ऑफ। तो कस्कुटा किस चीज का एग्जांपल है, इक्टोपैरासाइट, ब्रूड पैरासिटिज्म, थ्रेडिज्म और इंडो पैरासाइट। इसका सही ऑप्शन है ए। कस्कुटा जो होता है इक्टोपैरासाइट है, ये क्लास छोटे क्लास अभी पढ़ाया जाता है कस्कुटा प्लांट के बारे में, ये एक पैरासाइट है, इक्टोपैरासाइट है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में ऑक्युपाई मोर देन 1 ट्रॉपिकल लेवल। तो यहाँ ये बताया गया कि अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद में टर्टियरी या टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो ये एक पोजीशन है जो इसको फूड चेन करते होल्ड करता है। और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज्यादा पोजीशन को होल्ड करते हैं जब फूड चेन की बात होती है। तो स्पैरो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये लास्ट कंज्यूमर होता है, फिर गोट है, फ्रॉग है, तो मेरे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, स्पैरो होगा। 12 में आते हैं, ये तो पढ़ना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब यहां पर आ गया ये एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो ये तो दिया हुआ की पॉइंट इसके कि ए में होगा दोनों, बोथ ए एंड आर, एसर्शन और रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर जो होगा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। और ए में क्या होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और इसमें क्या होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो पहला देखें, इन प्लांट एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखा जाए तो ये सेंटेंस तो सही है, क्योंकि एपोमिक्सिस क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक करता है। तो यहाँ पे एसेक्शन तो सही दिया हुआ है। रीजन देखें, एपोमिक्सिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो ये भी सही दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ए। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। अब आते हैं 14 पे, इन मिराबिलस जलापा द पिंक कलर फ्लावर अपीयर इन F1 जनरेशन। तो ये चीज, ये टॉपिक जो है लिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। तो ये तो एक्सप्लेनेशन ये सही दिया हुआ है, लेकिन अब इसका रीजन देखें, पिंक कलर इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कंप्लीट सप्रेशन ऑफ द व्हाइट। तो यहाँ पर क्या, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सही है लेकिन ये गलत है। तो क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका हो जाएगा, ये है सी वाले पे, सी। इसे 15 पर आ रहे हैं, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर मेड टॉलरेंस टू एबायोटिक स्टेज। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, वहां पर इसको बताया जाता है। रीजन क्या, गोल्डन राइस इज रिच इन बी कार्बोहाइड्रेट। दोनों अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये दिया गया है बी में, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बेल शेप्ड एज पिरामिड रिप्रेजेंट अ स्टेबल पॉपुलेशन। तो पिरामिड ये इकोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, वहां पर देखा गया तो 3 तरह के ऐसे चार्ट बनते हैं। ऐसे एक ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, और एक जो है इस तरह से होगा। इसको बोलते हैं, ये एक्सपेंडिंग है, ये स्टेबल है, और ये डिक्लाइन है। तो यहाँ पर जो बेल शेप होता है स्टेबल, ये सही है। अब इसमें देखा जाए रीजन क्या दिया है, इन स्टेबल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हायर देन द इंडिविजुअल प्री। तो ये जो है ये गलत बता रहा है। क्यों, क्योंकि स्टेबल में क्या है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव पिरामिड है, और ये रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो दोनों लगभग बराबर होता है। तो ये वाला सही है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 17 पे, सेक्शन बी पे चले आए। तो यहाँ पर क्या, रेफर द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसको देखना है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। तो पूछा जा रहा है राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेवल एज सी। तो सी क्या बता रहा है, ये है सी फैलोपियन ट्यूब,
जो इस फिगर में सी पोर्शन दिया गया है ये फैलोपियन ट्यूब है। अब पूरा प्रोसेस समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, फिर यहाँ से ओवुलेशन होगा, फिर ओवम आएगा सी के पास, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन। फिर यहाँ से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, फिर आएगा यहाँ पे यूटेरस में, और फाइनली यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद में डेवलपमेंट होता है। तो पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ द पार्ट सी। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ओवम को रखेगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। व्हाट इज द ओवुलेशन? ओवुलेशन क्या होता है? तो रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम का रिलीज होना ही ओवुलेशन होता है। और पूछा गया विच ऑफ द लेवल पार्ट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो ओवुलेशन में कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है? डी वाला, क्योंकि यहीं से ये ओवरी से ओवम रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओवुलेशन बोलेंगे। तो इसका सही आंसर यही लिखेंगे। नेक्स्ट 18 डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब हेट्रोगैमेटी को बताया जाता है कि हेट्रोगैमेटी कंडीशन होता है जहां पे दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर XX हो या XY हो तो ये होगा होमोगैमेटी, क्योंकि दोनों एक टाइप के क्रोमोसोम है। यहाँ पर XY है तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोगैमेटी। तो यहाँ पर ये भी बताना जरूरी होता है कि जो हेट्रोगैमेटी होता है फाइनली वही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। जैसे ह्यूमन के केस में XY मेल में होता है, X फीमेल होता है, तो ह्यूमन के केस में सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है? मेल। इसी तरह बर्ड्स में क्या होता है? ZZ ZW, तो मेल में होता है ZZ और फीमेल होता है ZW। तो बर्ड्स के केस में सेक्स को डिटरमाइन करती है फीमेल। नेक्स्ट पे आते हैं फिर 19, a student on a school picnic to a, पूरा है ना, हाँ ठीक है, 18 के बाद 19, a student on a school picnic to a park on a windy day started sneezing and having difficulty in breathing. On reaching the park, the teacher inquired whether the student was allergic to something. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दो, व्हाट इज एलर्जी, राइट द टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स ऑब्जर्व इन द स्टूडेंट। तो पहला चीज है कि एलर्जी क्या होता है। तो बहुत तरह के ऐसे बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और एक रिस्पॉन्ड देती है, जिसको बोलते हैं, इस तरह के फैक्टर को बोलते हैं एलर्जेन। एलर्जेन, एलर्जेन को क्या बोलेंगे? एलर्जेन क्या होता है? एलर्जी काजिंग एजेंट इज नोन एज एलर्जेन। तो जब एलर्जी होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी के जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल, ये क्या करते हैं? दो तरह के केमिकल को प्रोड्यूस करेंगे। एक का नाम है हिस्टामीन, दूसरा का नाम है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो ये एलर्जी काज करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके सीक्वेंस में या इसके रेफरेंस में ये जरूर मेंशन किया जाएगा इस तरह का डायग्राम बना करके। अच्छा एक चीज और बताएं, बायोलॉजी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता इसमें डायग्राम ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड डायग्राम बुक में बना कि नहीं बना, वो अपने दिमाग से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम क्रिएट कर दिया कि मास्ट सेल जो होता है, जैसे एलर्जन हमारे बॉडी में इंटर करेगा, ये दो तरह के केमिकल को सिक्रेट करेगा, और जैसे ये दोनों केमिकल निकलेंगे उस समय क्या होगा, हमारे अंदर तमाम तरह के एलर्जिक रिस्पॉन्ड आने शुरू हो जाएंगे, जैसे रनिंग ऑफ नोज, रनिंग ऑफ आईज, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये चीज जरूर हम लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, हाउ आर डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस कट। तो जो डिजायरेबल डीएनए, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे काटते हैं। तो यहां पर जो अगर कोई डीएनए है और यहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काटने के लिए हम एक एंजाइम लेते हैं, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे कट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि हम डीएनए को कैसे काटते हैं। अच्छा ये भी बताया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये एक फिक्स सीक्वेंस को पहले मॉनिटरिंग करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, पहचानेगा, उसके बाद में इसको काटेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से काट देगा। तो जो इसका सीक्वेंस होता है, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी डीएनए को कट करता है तो अपने पैलिंड्रोम पे ही कट करेगा। एक चीज और बता दें कि अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सीक्वेंस होता है
बेस पेयर का वो अलग अलग होता है या पैलिंड्रोम अलग अलग होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है 21, इट इज पॉसिबल दैट इज स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। अभी यहाँ पर बताया गया है कि एक स्पीसीज जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे स्पैरो ले रहे हैं, स्पैरो ले रहे हैं। अगर स्पैरो जो है, दो कंडीशन हो गया, अगर स्पैरो ग्रेन्स ले रही है, सीड खा रही है या इंसेक्ट खा रही है, तो जब सीड खाएगी तो उस समय इसका लेवल क्या होगा, तो यहाँ पे प्लांट्स हो गए, सीड का मतलब क्या होगा, ये प्रोड्यूसर हो गए, तो इसका ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया। अगर इंसेक्ट खा रही है तो पहले प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर के बाद में क्या होगा, इंसेक्ट होगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा, उसके बाद में इसको स्पैरो खा रही है, इसका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एक स्पैरो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोजीशन को होल्ड कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यस इट इज पॉसिबल दैट आई स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, और इसका एग्जांपल क्या है, स्पैरो। आर में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज अर्थवन कंसीडर अ फार्मर्स फ्रेंड, एक्सप्लेन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इसमें दो टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टोटल पूछा गया है जो प्रोसेस डिकम्पोजिशन का होता है अर्थवर्म के थ्रू। तो वहां पर प्रोसेस में सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसका मतलब होता है जो डेटाइटस होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसके बाद में क्या होगा, अच्छा ये जो एक प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू जो डेटाइटस के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट होता है मिनरलाइजेशन, इसमें जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जैसे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा वो जमीन सॉइल में चला जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये दो पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी पे, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल ऑफ द ह्यूमन यूटेरस। तो अब यहाँ पे एक डायग्राम अभी इसके पहले भी बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, रफली एक डायग्राम बना रहे हैं। ये एक यूटेरस है, तो जो अंदर वाला वाल होता है, जैसे ये, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वाल। बीच वाले बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वाल, और ये हो जाएगा पेरीमेट्रियम। तीनों का अलग अलग काम है। पेरीमेट्रियम बाहर में होता है तो प्रोटेक्शन देता है। एंडोमेट्रियम वाल का फंक्शन पूछा गया, इसमें दो पूछा गया, पहला है इनर, दूसरा है मिडिल। तो एंडोमेट्रियम इनर हो गया और मायोमेट्रियम हो गया मिडिल। तो एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्कुलर यानी ब्लड की सप्लाई होती है, जो कि एक तैयारी होता है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियन डेवलपमेंट यही होना है। तो ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियन डेवलपमेंट में मदद करता है एंडोमेट्रियम वाल। दूसरा पूछा गया है ये मिडिल वाले का, ये मायोमेट्रियम वाले का। तो ये क्या काम करेगा, ये जब डिलीवरी होती है, पर्चुरेशन होता है, उस समय इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कुशिंग टेंडेंसी होती है और बच्चा धीरे धीरे बाहर चला जाता है। तो ये दोनों वाल का फंक्शन पूछा गया है। सी पर अच्छा 23 पे, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मोड ऑफ द पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन अ चेजमोगैमस। तो इसका आंसर क्या होगा, चेजमोगैमस। तो इसको बताने के पहले एक चीज क्लियर कर दें कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर दो तरह का पढ़ाया जाता है। पहला होता है क्लिस्टोगैमस, दूसरा होता है चेजमोगैमस। क्लिस्टोगैमस चेजमोगैमस डिफरेंस क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमस होता है ये क्लोज फ्लावर होता है, ये होता है क्लोज फ्लावर, और ये होता है ओपन फ्लावर। इसमें डिफरेंस ही बहुत ज्यादा पूछा गया है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्लोज फ्लावर होता है, यानी इसके माउथ खुले नहीं रहते हैं, ऐसे बंद रहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन होगा। और ये ओपन फ्लावर होता है, माउथ से खुले होते, इसे ये
गुड़हल हो गया, हिबिस्कस। तो इसमें 3 तरह के कंडीशन होते हैं। पहला ये हो गया कि पहला कंडीशन बता रहे हैं कि अच्छा, पॉलिनेशन क्या होता है? लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा। तो अगर ये पॉलन ग्रेन है, अगर अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो उसमें जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया कि अपने द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम रहेगा एक ही प्लांट में, जैसे यहाँ पे एक प्लांट है और एक यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर पे अगर इस तरह से लैंडिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं गिटेनोगेमी। एक तीसरा कंडीशन होता है कि 2 अलग अलग प्लांट भी हैं, अलग अलग फ्लावर भी हैं, इनके बीच अगर लैंडिंग होगा, यानी कि लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा ऑफ 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जीनोगेमी। यहाँ पर पूछा है कि 3 पूछा गया, तो 3 में क्रॉस पॉलिनेशन, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी होगा। नेक्स्ट ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, नहीं, कंस्ट्रक्ट एंड लेवल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये जेनेटिक्स है, यूनिट फ्रॉम विच आरएनए सेगमेंट गिवन बिलो हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड, राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब दिस आरएनए। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन बताया गया है कि जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसका नाम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम पूछा गया है, तो इसमें आंसर लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। 25 में क्या पूछा गया है? एज वी नो दैट इवोल्यूशन अकर व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अपसेट, यानी कि जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होगा डिस्टर्ब होगा, जैसे हार्डी वेनबर इक्वेशन पढ़ा जाता है, उनका ही कहना था कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है वो कांस्टेंट होता है पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, तभी जाकर के क्या बनेगा? नया स्पीसीज बनेगा। तो यहाँ पूछा गया है लिस्ट एनी 4 फैक्टर विच इफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन, बड़े नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो इसमें 3 पूछा गया है। 3 में पहला हो सकता है जीन पूल, दूसरा हो सकता है माइग्रेशन, तीसरा हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा भी हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन। तो 4 फैक्टर दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उसमें से कोई भी 3 इसमें लिखना है, पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला पूछा गया है, फाउंडर इफेक्ट क्या होगा? तो फाउंडर इफेक्ट में ये होता है कि अगर ये कोई स्पीसीज ए है, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया पे रह रहा है, अब ये उड़ करके दूसरे जियोग्राफिकल एरिया पे चला गया, तो अपने अंदर जो इसके अंदर जेनेटिक चेंज होगा तो उससे एक नया स्पीसीज बनेगा, तो ये कंसीडर किया जाएगा, ये तो नया स्पीसीज बन गया, लेकिन जिससे ये डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फाउंडर स्पीसीज, और इस पूरे इफेक्ट को बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ द एवोल्यूशन इज शोन बाय द वर्टिब्रेट ब्रेन। तो ब्रेन में ये सेम टाइप के ब्रेन होते हैं, तो इसीलिए जब सेम टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर उसमें देखा जैसे होमोलॉगस एनालॉगस 2 तरह के ऑर्गन पढ़ा जाता है, तो होमोलॉगस जो होता है, एक हो गया होमोलॉगस, दूसरा हो जाएगा एनालॉगस। होमोलॉगस में क्या होता है? होमोलॉगस में होता है कि स्ट्रक्चरली जो होते हैं सेम होते हैं, फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह का जो इवोल्यूशन उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसमें होगा जो फंक्शनली सेम होंगे, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गए, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डाइवर्जेंट। अब आते हैं व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। बी सेल और टी सेल में डिफरेंस क्या होता है? ये है बी सेल और ये है टी सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया, बी स्टैंड फॉर द बोन मैरो, ये सेल बोन मैरो बनता है, और टी मतलब थाइमस, ये सेल थाइमस बनता है। जो बोन मैरो बनता है ये एंटीबॉडी बनाता है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इसीलिए इसको AMI भी बोला जाता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये
इसको बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में। साथ में इसमें नेचुरल किलर होते हैं, मेमोरी सेल होते हैं, जो कि बताते हैं किस तरह का ये एंटीजन बॉडी में घुसा हुआ, उसी के बिहाफ पे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, और फिर ये दोनों मिलकर के एक डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। ये अलग से डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा। अच्छा, इसका फुल AMI CMI का फुल फॉर्म भी अलग से पूछा जाता है। तो ये हो गया। अच्छा, R में पूछा गया, मेंशन एनी टू ह्यूमन डिजीज काज बाय द राउंड वर्म अलोंग विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसमें दो तरह के डिजीज पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? एस्कैरियासिस, ये डिजीज का नाम है। और एक इससे होता है एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड, लुम्ब्रिक्वाइड, ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा जो डिजीज होता है उसका नाम है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस। ये जो डिजीज है, ये दिस इज काज बाय वुचेरेरिया वैनक्रेफ्टाई। तो और ये कंटामिनेशन से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। इसमें दिया गया है, गिवन बिलो इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जर्वेशन मोड फॉर सेपरेशन DNA फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द DNA फ्रेगमेंट्स इन टू बी मूविंग इनटू द डायरेक्शन A एंड B। तो यहां से DNA A और B की तरफ जा रहा है। तो जो DNA होता है, DNA के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके तरफ मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे करंट बनाया जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज को बनाएगा, इसीलिए DNA जो होगा वो A से B की तरफ मूव करेगा। दूसरा है राइट द मीडियम यूज इन द विच DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड। मीडियम में क्या लेते हैं? सी बिट्स लेते हैं, इसका नाम है अगारोज जेल, अगारोज जेल। तो ये एक मीडियम लेते हैं जिससे हम DNA को सेपरेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन हाउ द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड फॉर फर्दर टेक्निक। तो ये मशीन है, ये ट्रेड की तरह होता है। इसमें सी अगारोज डाल लिए, पाउडर फॉर्म होता है पानी मिला करके। उसके बाद में क्या होता है? DNA जो होता है वो, इसका कोई कलर तो होता नहीं है, इसलिए इसको हम पहले स्टेन करते हैं। किससे करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से, इसको EBR भी कहा जाता है। इससे हम स्टेन करेंगे तो ये ऑरेंज कलर देगा, इट गिव्स ऑरेंज कलर। उसके बाद में UV रेज के प्रेजेंस में DNA को देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर आर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। हाउ इज द 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड। अच्छा, ये पूछा गया है कि जैसे जो एक्सटेंशन हो रहा है स्पीसीज का, क्योंकि शुरू में बताया जाता है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से 1.7 से लेकर के 1.8 स्पीसीज अब तक, मिलियन स्पीसीज, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक लिस्टेड है। तो इसमें से ऐसा नहीं जितने हमको पता चला जो खोजे वो सारे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो क्या कर गए? एक्सटिंक्ट कर गए, मतलब खत्म हो गए, आज वो धरती पे नहीं है। तो एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको छोटे छोटे एपिसोड में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये एक्सटेंशन स्पीसीज, मास एक्सटेंशन एपिसोड हो गया ये। तो आप अभी करंट में जो चल रहा है वो है 6 एक्सटेंशन। तो पहले की तुलना में देखा जाए, जहां पे 500 या कुछ स्पीसीज इस तरह से एक्सटेंड करते थे, आज क्या है? आज ये बढ़ करके 100 से लेकर के 1000 स्पीसीज एक्सटेंशन हो गया। तो ये पूछा गया कि बाकी से डिफरेंस कैसे है। हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द 6th एक्सटेंशन। तो इसमें ह्यूमन बीइंग ज्यादा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जंगलों को काट रहा है। जैसे अमेजन जो कि लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, और इंडिया जैसे से कई, इंडिया जितनी लैंड जो है एक अमेजन में समा जाएगी, इतना ज्यादा
एरिया अमेजन का था पहले, लेकिन अपने छोटे से निजी स्वार्थ के लिए उसके तमाम हिस्से को काट करके सोयाबीन की खेती करने के लिए काट दिया गया। तो डेफिनेटली जो वहाँ पे स्पीसीज है, जो दूसरे एनिमल है, उसको दिक्कत होगा अपने एरिया में रहने के लिए। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने निजी चीजों को फुलफिल करने के लिए इंसान क्या कर रहा है, उसको काटता चला जा रहा है। लिस्ट एनी 4 पॉइंट दैट कैन हेल्प ओवर। अच्छा, इसको बचाने के लिए कोई 4 पॉइंट बताना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मतलब बिना जरूरत के इस तरह से जंगलों को हम काटे नहीं। दूसरा क्या हो गया, एक और चीज होता है कि अगर यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ नेटिव स्पीसीज रह रहे हैं और बाहर से कोई एलाइन स्पीसीज ला कर रख देंगे, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो पता चलेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक्सटेंड कर जाएंगे। तो ये भी हमको बचाव करना है। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लेंगे, जिससे कि हम जंगलों को कटने से या जंगलों को उजड़ने से हम बचा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी जो होता है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें दिया गया ये, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाइट आई येलो बॉडी फीमेल ड्रोसोफिला इज क्रॉस विद द रेड आई ब्राउन बॉडी मेल ड्रोसोफिला। और यहाँ पे दिया गया 1.3% रिकमेनिन एंड 9.8% 98.7% प्रोजेनी विल पेरेंटल। ये एक ऑब्जर्वेशन दिया गया। पूछा गया इसमें व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द डिविएशन ऑफ द क्रॉस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। तो इसका मेन यही होता है कि सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो मेंडेलियन का जो ऑब्जर्वेशन था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा पूछा गया हु फर्स्ट कंडक्टेड द गिवन क्रॉस। तो बताया गया टीएच मॉर्गन थे जिन्होंने सबसे पहले इस तरह के क्रॉस को करके देखा था। नेक्स्ट पूछा गया बी, हाउ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स वर्क इन सच टाइप ऑफ द क्रॉस। तो बताया गया है कि जब जैसे कि ये एक डीएनए है और यहाँ पे कोई जीन ए यहाँ पे है, दूसरा बी है, और इसी तरह से सी यहाँ पे है, तो जो जीन जो होते हैं पास पास होते हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन में जाने, अच्छा जो लूजली पैक्ड होते हैं और पास पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने की पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। जो डिस्टेंसली होते हैं दूर होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने की पॉसिबिलिटी उनकी कम होती है। तो इसका आंसर यही हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर इफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड इन द अबव केस इज 847 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट। तो ये एक फार्मूला है, फार्मूला से हम निकालते हैं कि टोटल रिकम्बिनेंट कितने हैं 1.3, और यहां पर दिया गया है कितना ऑप्शन मिला, मल्टीप्लाई बाई 847 डिवाइड बाई 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 11.01% आएगा। तो इसको हम 11% ही मान लेते हैं। तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट है वाटर सैंपल वर कलेक्टेड एट अ पॉइंट ए बी सी। इसको आगे हम चलेंगे, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बाकी दूसरे पेज में है कि बीओडी लेवल सैंपल ए बी सी वर, ए का है 400, बी का है 480 और डी सी का है 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बीओडी का लेवल है वो धीरे धीरे घट रहा है। ये डायग्राम है, यहाँ पे ए बी सी लेवल दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाई लेवल ऑफ बीओडी एट ए एंड बी इंडिकेट ऑफ। तो जिस सीवेज वाटर में जितने ज्यादा पॉल्यूशन होगा उसका बीओडी भी उतना ज्यादा होगा। तो हाई जो बीओडी होता है ये इंडिकेट करता है हाई पोल्यूशन, मतलब वो पानी ज्यादा पॉल्यूटेंट है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई बीओडी लेवल गेट रिड्यूस कंस्टेंटली एट द कलेक्शन सी पॉइंट। यहाँ पे तो ए और बी ये पानी है, यहाँ पे एसटीपी लगा है जिसको इसको साफ कर रहा है, सी पॉइंट पे आकर के बीओडी का ग्राफ नीचे गिर गया है। तो ये बता रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाता है कि जो सीवेज वाटर में फ्लॉक बताया जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस का मिक्सचर होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो पोल्यूशन जैसे जैसे घटता जाएगा, ये बीओडी है, जैसे जैसे पोल्यूशन घटता जाएगा बीओडी भी घटता जाएगा। और ये जब घटेगा तो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
तो जब बीओडी ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल का लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे मछलियां मरने लगेंगी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल कम है, जब बीओडी कम हो जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है जो डिसअपियर हो गई थी वो रीअपियर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, ये सी नंबर का, इट वॉज ऑब्जर्व दैट फिश मोल्टिल वॉज हाई नियर पॉइंट बी। तो यहाँ पर मोल्टिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है कम है। और यहाँ पर फिर पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द रिवर इज फिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड व्हाई, तो ये सी वाला पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी को ज्यादा हम साफ कर चुके हैं। तो इस डायग्राम से ये 3 क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट आता है 31 पे, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन ईच इज। अच्छा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस क्या निकलता है, GnRH, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन निकालता है, LH और FSH। टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टेस्टेरॉन रिलीज करेगा और स्पर्म बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा गया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर oogenesis का प्रोसेस पूछा गया है। तो oogenesis में जैसे कुछ स्पर्मेटोगोनिया, कुछ oogonia सेल होते हैं जिसका प्लाइडी 2n होगा, इसमें से कुछ क्या करेंगे, ओवम बनाने के लिए आएंगे, जिसको हम प्राइमरी उस साइड बोलेंगे। उसके बाद में इसमें फिर मियोसिस होगा, मियोसिस का बाद में देखेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के सेल बनेंगे, एक को बोलेंगे सेकेंडरी उस साइड और ये हो जाएगा प्राइमरी पोलर बॉडी। फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे बन जाएगा ओवम और यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ अगला क्वेश्चन आर में पूछा है कि हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको बोलेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से ये डिफर कैसे है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जहां पे हम यहाँ लिखे थे oogonia सेल, oogonia सेल, तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तो वहां जाएगा स्पर्मेटोगोनिया सेल। उसके बाद में और क्या होता है कि इसमें जो डिवीजन होता है तो 2 अनइक्वल डिवीजन होता है, एक में क्या बनता है, उसाइड बनेगा, दूसरे में पोलर बॉडी बनेगा। उसमें क्या बनता है कि 2 मियोसिस के बाद में 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। 32 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं एक और इसमें क्वेश्चन है आर में, वाई इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट रिफर टू एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में ये डायग्राम पढ़ाया गया होगा कि ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे 3 सेल हो गए एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये हो गया ओवम एक सेल, और यहाँ हो गया सिनर्जी। तो जब पॉलन ट्यूब आता है इस तरह से, इसमें एंट्री मारता है ऐसे, तो इसमें 2 क्या होते हैं, मेल गैमेट होंगे। तो 2 मेल गैमेट में एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज कर जाएगा ओवम एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। तो एक फ्यूजन यहाँ हो रहा है, दूसरा फ्यूजन यहाँ हो रहा, तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये डबल फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है 32 में, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वाई DNA was chosen over RNA as a genetic material, give reason by first discussing the desired criteria in a molecule that can act as a genetic material and in the light of biochemical difference between DNA and RNA। तो कुल मिला जुला करके इसमें DNA और RNA में डिफरेंस पूछा गया और ये बताया गया है कि जो DNA होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं। तो उसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं DNA, ये है DNA और ये है RNA। DNA जो होता है वो स्टेबल होता है, RNA जो होता है नॉट स्टेबल होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, DNA में क्या होगा, थायमिन होता है, RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, जो इसको नॉट स्टेबल बनाता है। दूसरा जो ये दूसरा रीजन था, तीसरा रीजन में क्या हो गया कि DNA नॉन रिएक्टिव होता है,
जबकि आरएनए क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, अगला चीज ये है कि अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे कुछ वायरस में, तो पता है कि ये स्टेबल नहीं है, तो अपने शेप को चेंज करता रहता है, नए नए वेरिएंट ये लाता रहता है। जबकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका फीचर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के कुछ खास फीचर होते हैं, जैसे पहला स्टेबल होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए रेप्लिकेशन की, और म्यूटेशन हो लेकिन स्लो हो। अभी हम बताए हैं आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है क्योंकि रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए वो नए नए वेरिएंट को लाता रहता है, स्टेबल नहीं होता। इसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जरूरी भी है। म्यूटेशन क्यों जरूरी है, म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जो पुराने स्पीसीज से नए स्पीसीज में कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये कुछ फीचर हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी होता है, और ये सारे फीचर कहाँ मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर करके, ये डायग्राम है और पूछा गया है इसमें व्हाट वुड बी द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कोडिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से जेनेटिक से लिया गया, जहां पर बताया गया होगा इस तरह के दो स्टैंड ऐसे, तो इसको बोलते हैं, जो नीचे वाले को उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, और इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। अच्छा, कोडिंग स्टैंड उसको बोलते हैं, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता होगा जो कोड करता है कोडिंग, ऐसा नहीं है। जो कोड नहीं करता है वो कोडिंग है, जो कोड करता है वो टेम्पलेट है। तो हमेशा जो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, वो टेम्पलेट स्टैंड पर ही बनता है, कोडिंग पर नहीं बनता है। इसको कोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरएनए जब बनेगा तो आरएनए में जब कोड देखेंगे वो कोडिंग स्टैंड के इक्वल होगा, क्योंकि इसका अपोजिट बनेगा। जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान ले, ऐसे मान ले रहा है, ये है टेम्पलेट स्टैंड, तो यहाँ एडेनिन है तो इसका सामने क्या बनेगा, थायमिन बनेगा। थायमिन है तो क्या बनेगा, एडेनिन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ये कोडिंग स्टैंड है, टेम्पलेट है, तो ये मिल रहा है, यहाँ पर भी टी है, ए है, इस तरह से। तो जो भी आरएनए का सीक्वेंस होगा वो कोडिंग स्टैंड के सीक्वेंस से मैच करता रहेगा। अंतर से भी रहेगा कि आरएनए जब बनेगा तो आरएनए के में टीएनए की जगह पे क्या हो जाएगा, थायमिन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो जब आरएनए बनता है तो आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है, जो अभी इसके पहले यहाँ बताए थे। तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं, हाँ, हाउ इज आरएनए मेड फ्रॉम द डीएनए, ये बता दिए। अच्छा, फिर यहाँ पर पूछा गया है इंजाइम, तो इंजाइम का नाम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 33, यहां पर ही पूछा गया है, ये डायग्राम है, नेम ए डीएनए एंड बी डीएनए। तो ये ए डीएनए है और बी डीएनए है। तो एक इसमें होस्ट डीएनए है और एक एलाइन डीएनए है। तो ये डीएनए कट गया और ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये प्लास्मिड हो जाएगा और ये हो जाएगा एलाइन डीएनए। तो ए डीएनए जो है प्लास्मिड का डीएनए है, और ये एलाइन डीएनए जो जिसमें हमारा जीन एड्रेस से आकर इसमें घुस जाएगा। दूसरा पूछा नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज दिस पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर सीक्वेंस दे करके लग रहा है, सीक्वेंस क्या है, GAATTC। तो ये एक पैलिंड्रोम है, अब इसके पहले बताए थे। और इस तरह के सीक्वेंस को काटने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है EcoRI, EcoR1। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है जो इस तरह के पैलिंड्रोम को काटता है। नेम द, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड है नेम द एंजाइम दैट कैन लिंक दीज टू डीएनए। अच्छा, वो एंजाइम जो इन दोनों को जोड़ेगा। तो एंजाइम, ये रिसेशन एंजाइम है जो काटेगा, जोड़ने का हमेशा कौन करता है, लाइगेज। तो वो एंजाइम जो दोनों दो स्ट्रैंड डीएनए का जोड़ते हैं उसको बोलते हैं लाइगेज। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है बी में, हाँ, व्हाई हैज अ बैक्टीरियम टू फर्स्ट बिकम कंपोनेंट टू बी एबल टू द मेकअप डीएनए, एक्सप्लेन हाउ कंपोनेंट एंड टेक इन दिस। अच्छा, इसे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे हमारा प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड है और ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये डायरेक्ट इसमें के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसके लिए हमको बैक्टीरियल सेल को एक प्रोसेस से क्रॉस करना होगा जिसको बोलते हैं कंपेंडेसी, यानी कि बैक्टीरियल सेल को हम एबल बनाएंगे जिससे कि वो प्लास्मिड को ले पाए। तो इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहला होगा डाईवैलेंट से इसको ट्रीट करेंगे। जैसे कैल्शियम, इस पर 2 वैलेंसी हो गया, डाईवैलेंट हो गया।
दूसरा होता है कि इसको हम आइस में रखेंगे, फिर उसके बाद में इसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर इसको आइस में रखेंगे, तो इसको बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो ये दो तरह से ट्रीटमेंट देंगे तो इसके जो पोर्स होते हैं साइज का बढ़ जाएगा और डीएनए इसमें इस सेल में हम बड़े आसानी से अपना प्लास्मिड डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आर में पूछा गया है ये, ए गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो अभी बताए हैं कि पैलिंड्रोम वो होता है जो उल्टा सीधा एक जैसा हम पढ़ सकें। जैसे यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे ए है तो यहाँ ए हो गया, यहाँ पे ए है तो यहाँ ए हो गया, यहाँ टी है टी है टी है टी है सी है सी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रहे हैं मलयालम, मलयालम, तो यहाँ भी एम है, उल्टा सीधा लिखेंगे तो जैसे होगा, यहाँ भी एम होगा, ए एल ए और लास्ट में क्या हो गया वाई। तो ये पैलिंड्रोम का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है हाउ द एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द गिवन पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नेम सो। अच्छा, जो इसको रिकॉग्नाइज करता है उसका नाम कैसे पड़ता है, तो ये पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे इको R1 को हम लिए हैं तो इसी से समझा दे रहे हैं कि एक बैक्टीरिया, इसका नाम है इस्चेरिशिया कोलाई RY13, ये पूरा नाम है बैक्टीरिया का। इससे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी बैक्टीरिया से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो ये जीनस है और ये स्पीसीज है। तो जीनस से हम क्या लेते हैं, पहला लेटर लेंगे तो ई ले लेंगे, स्पीसीज से 2 लेटर लेते हैं तो CO, तो इको हो गया, और ये है स्टेन तो RY से हम R ले लिए, और ये है नंबरिंग, किस नंबर पे इसको खोजा गया तो वहां से हम 1 ले लिए, तो पूरा नाम क्या हो गया इको R1। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे बैम है या भीम है तो उसमें भी क्या है, हिंद 2 है तो हिंद में क्या था HIND, हिंद 2 या थर्ड। H क्या हेमोफिलस है, इससे इन्फ्लुएंजा है, तो D इसी तरह से इसमें स्टेन हो गया और ये नंबरिंग हो गया। तो नॉमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं। तो आई थिंक कि इस तरह के एक्सप्लेनेशन से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आई होप कि बोर्ड में अच्छे से इस तरह से बच्चे लिखेंगे और अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे। और इसके लिए शुभकामनाओं के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे बंद करते हैं। थैंक यू। कोई है ही नहीं। DM सर,
निकल गए हैं क्या? कितने देर में? कोई है नहीं, पर वो भी नहीं है प्रदीप जी। कर दिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों हो जाता है भाई? ड्यूरेशन है क्या? इतने देर बाद में बंद हो जाएगा? उस बार भी यही हुआ था भाई, पता नहीं कितना क्वेश्चन इसमें हुआ है। हम तो पूरा कर दिए। देख लीजिए। कहाँ स्टॉप हो जाता अपने आप? कैसा? कहाँ स्टॉप हो जाता रिकॉर्डिंग, पता नहीं कहाँ तक हुआ है। फुल हो जा रहा है क्या? नहीं उन हुआ तो है 59-37 तक, अभी स्टाफ का आप नहीं किए? नहीं भाई, हम अपने आप स्टॉप हो गया था। स्टाफ कहाँ हुआ था सर? जब खोलिए देखा जाए। अब